कक्षा 12 में पढ़ने वाले इतिहास के सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 4 वर्णों के परे एकीकरण और उसके संबंध में जानकारी प्रदान की थी। आज उसके आगे हम चल कर के जन्म के परे की बात करते हैं। इतिहास इतना मार्मिक और सारगर्भित विषय है कि इसमें लगभग आप सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। जब हम जन्म के परे की बात करते हैं तो आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो इतिहास में दर्ज हैं, मानव इतिहास में दर्ज हैं। जैसे दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभियान के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। जब हम आर्थिक संसाधन की बात करते हैं तो आर्थिक संसाधन उस विशेष इलाके की बात होती है, विशेष एक तरीके के राज्य या देश की बात होती है जिन पर उस समय के राजा का अधिकार होता है। ये प्राकृतिक संसाधन हमें प्रचुर मात्रा में प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने इस प्राकृतिक संसाधन पर अपना अधिकार किया वे आगे बढ़ते चले गए। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक उद्भव इस बात पर निर्भर करता था कि कितने लोगों का कितनी मात्रा में आर्थिक संसाधनों पर अधिकार है। वर्तमान परिवेश में हम देखें तो बिहार जो हमारा आर्थिक संसाधन में सबसे मजबूत राज्य है, उसकी दशा ये हो गई है कि वहाँ के लोग अपने आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग एक विशेष वर्ग के लिए करते हैं और जो मध्यम वर्ग अथवा निम्न वर्ग या छोटी जातियों के लोग हैं उनका सदुपयोग वहाँ की सरकारें या वहाँ के लोग उस आर्थिक संसाधनों पर नहीं होने देते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में देखें तो तमाम ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक संसाधनों से मजबूत हैं, प्राकृतिक संसाधनों से मजबूत हैं, फिर भी जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है। इस पर हमें गौर से विचार करना होगा। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। यही बात जो हम आपको समझा रहे हैं। अब हम आगे इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। जब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया। धूत कीड़ा आप जानते हैं, जो कि एक प्रकार का जुआ होता है, जिसको धूत कीड़ा के रूप में प्राचीन काल के राजा महाराजा खेला करते थे, जिस पे पासे फेंके जाते थे। और धूत शब्द वैसे ही अपने आप में आज के संदर्भ में देखें तो धूत शब्द अपने आप में ही एक ऐसे शब्द का उद्बोधन है जिससे ये लगता है कि कहीं किसी न किसी रूप में किसी को धोखा देने की बात है। स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर पांडव गवा बैठे। सब कुछ गंवा दिया, स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उससे भी वो हार गए।
ये महाभारत काल की एक बहुप्रचलित कथा है जो सबके सामने है। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, इससे हमें आगे के संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोजन क्या था। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे को जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों से भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है कि जो पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति के मालिक माता पिता हैं। उनके देहांत के बाद यदि उनके पुत्र हैं तो उन पुत्रों में समान रूप से बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ज्येष्ठ माने बड़े पुत्र का दर्जा पिता के न रहने पर पिता के समान था। ये मनुस्मृति कहती है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, यानी उन्हें जो घर की बेटियां थीं उनको इस पैतृक संपत्ति में कुछ भी हिस्सेदारी नहीं मिलनी थी। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और उसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। यानी शादी विवाह में जो भी उपहार दिया जाता था उस पर संपूर्ण अधिकार स्त्री का होता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति तथा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देता रहता था। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये संपत्ति के अधिकार की बात है यहाँ पर कि विभिन्न हमारे धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृतियों में इस संदर्भ की चर्चा कैसे की गई है। अभी तक आपने स्पष्ट रूप से जान लिया होगा कि पैतृक धन पर पुत्रों का अधिकार दिया गया, स्वामित्व दिया गया, बेटियों का नहीं दिया गया। अपने एक धनाढ़ वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है। आपने एक धनाढ़ वाकाटक महिषी प्रभावती के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अब देखिए ये साहित्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, अपना अधिकार रखती थीं, सामान्यतया भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब अगला है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप देखिएगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आपको स्पष्ट करके बता दें कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, संपत्ति किस प्रकार होती। देखिए संपत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। संपत्ति के बिना परिवार, समाज, राष्ट्र, देश कुछ भी नहीं चलता है। संपत्ति के बिना हम आप सभी अधूरे हैं। धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इसके बारे में आप गहन अध्ययन कीजिएगा। आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो सकते हैं तो अर्थशास्त्र में संपत्ति के बारे में बताया गया है, उसका भी विस्तार रूप से अध्ययन कीजिए। यहाँ हम एक आपको दृष्टांत देते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुषों के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके कौन कौन से हैं। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके धन को प्राप्त किया जाता है। पुरुषों के बारे में बताया गया है। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए गए हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि मनुस्मृति के अनुसार धन अर्जित करने के लिए स्त्री और पुरुषों के कौन कौन से तरीके हैं। तो जहाँ तक मनुस्मृति की बात है तो उसमें स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय मिली भेंट, जो भी मैंने आपको बताया, आज भी आप दहेज के रूप में उसको जानते हैं। आज भी ये प्रथा जो कुप्रथा है चली आ रही है
और सभी धर्मों में एक प्रतिस्पर्धा के रूप में इस प्रथा का प्रतिपादन हो रहा है। कौन कितना अधिक धन दहेज के रूप में दे सकता है, प्रतिस्पर्धा इसकी बनी हुई है। प्रतिस्पर्धा इसकी नहीं है कि हम बिना दहेज की शादी करेंगे। इस समाज में कोई ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत होता है कि हमने बिना दहेज की अपनी बेटी की शादी की है, कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत होता है, कोई आता ही नहीं है। और दुख का विषय यह है कि जितने पढ़े लोग हैं, जितने उच्च कोटि के लोग हैं, वो उतना ही धन बेटियों की शादी में या बेटों की शादी में खर्च करते हैं या देते हैं। तो ये समाज कहाँ जा रहा है? समाज के कितने % लोग हैं? और आजकल तो ये सच बात है कि देश की सारी संपत्ति पर देश के केवल 10% लोगों का अधिकार है। 90% अधिकार किसी के पास नहीं है, 100% उनके पास है। 10% लोगों के पास में देश की सारी संपत्ति का अधिकार है। बाकी सब लोग किसी तरह से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, किसी तरीके से बस जीवन यापन कर रहा है। तो मनुष्य में बताया गया कि वैवाहिक अग्नि के सामने, ये हिंदुओं में प्रथा है कि अग्नि के सामने 7 फेरे होते हैं। तो अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय जब स्त्री विदा होती है, जो बेटी विदा की जाती है, जो उससे भेंट मिलता है, उपहार मिलता है, यहाँ उपहार की चर्चा की गई है, लेकिन वर्तमान समय में उसको दहेज कहा जाता है। स्पष्ट है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह के द्वारा, जिससे स्नेह पिता से हो सकता है, माता से हो सकता है, भाई बंधुओं से हो सकता है, पति से हो सकता है, और भी जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो भी आ रहे हैं उसके संदर्भ में, उनसे जो भेंट प्राप्त करते हैं उसके द्वारा वो एक तरीका है धन अर्जित करने का। माता और पिता के द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वो सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता है, इसके द्वारा स्त्री संपत्ति अर्जित कर सकती है। 6 तरीके हैं। अब वर्तमान में आप चर्चा करें, ऐसे बहुत से कम पति मिलेंगे जो अपनी पत्नियों को धन देते हैं। वर्तमान में चर्चा करें, ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे जो अपनी बेटियों को धन देते हैं। ये सारी चर्चाएं आप जारी रखिए। ये सारी चर्चाएं पेपर में आ रही हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। वर्तमान समय में आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इतिहास बहुमुखी विषय है, सब तरफ अध्ययन देता है, किसी विशेष वर्ग जाति से संबंधित नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर चर्चाएं होती हैं तो आपको लगता होगा कि यहाँ विशेष धर्म की बात की जा रही है, लेकिन इसके आगे जब हम आपको लेकर चलेंगे, 4 भागों में मुझे पढ़ाना है, तब आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगला है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण जैसा आप जानते हो, मैंने आपको पहले बताया था, 4 भागों में बांटा गया मनुस्मृति के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ कोई धर्म नहीं है, वर्ण है। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है और पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका सेवा थी। वो केवल सेवा करके ही धन अर्जित कर सकते थे। तो सेवा करके धन प्राप्त करना, कृपा के द्वारा धन प्राप्त करना होता है। जिसकी मन की इच्छा हुई, कोई निश्चित तो लिखा हुआ नहीं था, आपने सेवा की, उसके बदले में जो कुछ मिला, उसकी इच्छा हुई उसने आपको दे दिया। तो ये शूद्रों का वर्णित जो धन अर्जित करने का तरीका था। दूसरा है, हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि हम इन विधानों को वास्तव में कार्यान्वित करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय देखिए हर काल में सबसे धनी थे। ये आज भी अगर आप समाज में जाएं और खोज करें तो अधिकतर धनवान व्यक्ति आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलेंगे। लेकिन अब इनकी दशा कम हो रही है, इनकी दिशा और दशा दोनों बदल रही है। क्योंकि जो लोग अपने कर्मों से गिर जाते हैं, जो कर्म उनको दिए गए समाज में करने के लिए, उस क्रम से जब वो व्यतिक्रम की तरफ चले जाते हैं
तो लक्ष्मी धीरे धीरे उनसे रूठती चली जाती है और ऐसे लोगों के पास जाती है जो उस कर्म को करते हैं जो कर्म ब्राह्मणों और क्षत्रियों को करना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समाज में आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। यदि हम इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित करें तो हम पाएंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। ये तत्व कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतया धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण किया गया है, जैसे आपने कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़ा था। कृष्ण राजा थे, धनी थे, सुदामा बहुत ही गरीब थे। एक ये परंपरा आपने पढ़ी होगी, कहीं कहीं दृष्टांत आया है ऐसा। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। आगे देखिए आप, अगला है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोई कंक्लूजन हमें मिलेगा। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहाँ लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे अथवा उन्हें यह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थीं। वो स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। कृपण माने कंजूस, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और अपने लिए ही संपत्ति को इकट्ठा करता था, तब भी वो घृणा का पात्र होता था। और आज भी समाज ऐसे लोगों को घृणा के रूप में देखता है और आज भी कंजूस को घृणा का पात्र माना जाता है। पर पार्टी चली आ रही है, बदली बिल्कुल नहीं है। आप अपने समाज में देखिए, आस पड़ोस देखिए, कोई ना कोई कंजूस आपको मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, लेकिन वो अपने पैसे का सदुपयोग अपने लिए भी नहीं करता है, यानी अपने लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जानेंगे कि जो यहाँ लिखा है वो सत्य है। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा है कि क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों को आश्रयदाता बनाते थे, यानी उन्हें आश्रय देते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया है, अच्छा चित्रण किया गया है, जो इस ओर इंगित करता है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करें। आज भी ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती है जिनके पास भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने प्रचुर मात्रा में धन दिया है और इस काबिल बनाया है, तो उनसे आशा की जाती है कि वो अपने आसपास या अपने देश के नागरिकों में अपने धन का बंटवारा करके जीविकोपार्जन करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है। एक हम आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में यहाँ बात बताते हैं। निर्धन दानी सरदार, एक कहानी है, थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। ये एक रचना है, पुरुनारूर से उद्धृत है। एक पुस्तक है जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावली है। किताब का नाम है पुरुनारूर, वहाँ से ली गई है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है।
उसके पास रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है। किसके पास? जो उसको आश्रय देता है, जिसके दरबार में वो रहता है। किंतु वो इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह इरंतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण उनके ओठ इतने दक्ष हैं, तुम सभी चारण जिनके ओठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीड़ हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। अब आप इस बात को समझिए कि क्या कहा गया है, इस कवि ने क्या कहा है इसमें। चारण ने सरदार को दानी बताने के किस तरह से दांव पेच अपनाए। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता है जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे सके। चर्चा कीजिएगा आप। वर्तमान समाजों में सामाजिक रिश्ते किस तरह परिचालित होते हैं? क्या वह अतीत के सामाजिक रिश्तों से मिलते जुलते हैं अथवा भिन्न हैं? ये एक प्रश्न है जिनको आपको लिखना है। इस पर आपको बराबर चर्चा करते रहना है। अब इसके बाद कल हम आपको सामाजिक विषमताओं की व्याख्या के बारे में विस्तार से बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक जिन चीज़ों पर हमने चर्चा की है उन चीज़ों को आप बराबर नोट्स बनाते रहिए। देखिए, मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि इस समय बोर्ड में मूल्यांकन ड्यूटी होने के कारण तमाम शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं भी मूल्यांकन का कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी एक जिम्मेदारी अलग से महसूस करके आपको लगातार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा हूं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑनलाइन शिक्षा को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूं उससे संबंधित जो भी मटेरियल है, जो भी विषयवार विषय है, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। वहां से आप नोट्स बना लें, तैयार कर लें और बोर्ड की परीक्षा की अभी तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।